इंडोनेशिया में 7.7 मैग्नीट्यूड का भयंकर भूकंप, 51 मौत, 5,000 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट। 15 अगस्त की सुबह इंडोनेशिया के लोगों के लिए एक आम सुबह की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही पल बाद जमीन इतनी जोर से हिलने लगी कि लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर हो क्या गया है। इंडोनेशिया के फ्लोर्स रीजन के पास एक पावरफुल 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने पूरे एरिया को हिला दिया। घरों में दरारें पड़ गईं, कुछ बिल्डिंग्स डैमेज हो गई, लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड ब्लॉक हो गई और हजारों लोग अपने घर छोड़कर सेफर लोकेशन पर पहुंचने के लिए मजबूर हो गए। सबसे दुखद बात यह है कि इस डिजास्टर में अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है, 113 लोग इंजर्ड हैं और 5,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अर्थक्वेक की नहीं है, क्योंकि इस अर्थक्वेक के बाद हंड्रेड्स ऑफ आफ्टर शॉक, सुनामी का वार्निंग और लैंडस्लाइड ने रेस्क्यू ऑपरेशन को और मुश्किल बना दिया। आखिर इंडोनेशिया में इतना पावरफुल अर्थक्वेक क्यों आया, सुनामी वार्निंग क्यों जारी की गई और अर्थक्वेक के बाद भी लोगों को इतना खतरा क्यों बना हुआ है? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। आखिर इंडोनेशिया में हुआ क्या? 15 अगस्त 2026 की सुबह ईस्टर्न इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा टेंगारा प्रोविंस में जमीन अचानक वायलेंटली शेक होने लगी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 7.7 थी, यानी कि 7.7 का मैग्नीट्यूड से भूकंप आया था और इसका एपिसेंटर फ्लोरस आइलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट के पास एंडे से लगभग 68 किलोमीटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में था। भूकंप रिलेटिवली शैलो था और यही शैलो डेप्थ इसके इम्पैक्ट को और डेंजरस बनाने वाली इम्पोर्टेंट वजह थी। जब अर्थक्वेक जमीन की सरफेस के कंपैरेटिवली पास होता है तो उसकी एनर्जी सरफेस तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहुंच सकती है। इसी वजह से अर्थक्वेक का झटका कई एरियाज में बहुत पावरफुल फील हुआ। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, कई जगह बिल्डिंग्स और हाउस डैमेज हुए और कुछ एरियाज में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खुले में रहना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा डैमेज कहाँ हुआ? अर्थक्वेक का इम्पैक्ट ईस्ट नूसा टेंगारा के कई एरियाज में देखा गया। सिक्का, नेजकियो, मेंगारी और ईस्ट मेंगारी जैसे एरियाज में डैमेज रिपोर्ट हुआ। कई हाउस डैमेज हुए, स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज भी अफेक्टेड हुई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रोड्स का ब्लॉक हो जाना। अर्थक्वेक के झटकों के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुई, पहाड़ी एरियाज से मिट्टी और रॉक्स रोड पर आ गए। इसका मतलब ये था कि रेस्क्यू टीम्स के लिए अफेक्टेड विलेजेस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ जगहों पर कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी अफेक्टेड हुई। रूटर्स के मुताबिक 1300 से ज्यादा घर डैमेज हुए हैं और पावर आउटरेज की वजह से 20 फ्यूल स्टेशन भी ऑपरेशन से बाहर हो गए। यानी डिजास्टर का इम्पैक्ट सिर्फ बिल्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं रहा, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और इमरजेंसी सर्विसेज सब पर इसका इफेक्ट पड़ा। अर्थक्वेक के तुरंत बाद जो डेथ टोल सामने आया था वो रिलेटिवली कम था, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू टीम डैमेज एरिया तक पहुंचने लगी, कैजुअलिटीज की नंबर बढ़ती गई। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब तक एटलीस्ट 51 लोग मर चुके हैं, 36 लोग सीरियसली घायल हुए हैं, जबकि 77 यानी कि 77 लोगों को हल्की इंजरी रिपोर्ट हुई है और अथॉरिटीज को अभी भी कुछ डिफिकल्ट टू रीच एरियाज का असेसमेंट करना है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंप्लीटली खत्म अभी हुआ है नहीं, यानी कैजुअलिटीज नंबर फ्यूचर अपडेट में चेंज भी हो सकते हैं। 5,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। अर्थक्वेक के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों को सेफ जगह पर पहुंचना। अराउंड 5,000 लोग इवैक्यूएट किए गए। बहुत से लोग टेम्पररी शेल्टर, स्पोर्ट एरेनाज और टेंट में रह रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों में वापस जाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि अगला झटका कब आ सकता है और यही हमें
ले जाता है अर्थक्वेक के एक और डेंजरस पार्ट की तरफ, आफ्टर शॉक्स। अर्थक्वेक के बाद रुक नहीं रही थी जमीन। मेन अर्थक्वेक के बाद जो स्मॉलर अर्थक्वेक आते हैं उन्हें आफ्टर शॉक कहा जाता है। इंडोनेशिया में 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बाद 100 ऑफ आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कि 100 से भी ज्यादा। लेटेस्ट ड्यूटर रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 341 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड हुए हैं। इनमें से कुछ आफ्टर शॉक स्ट्रॉन्ग भी थे। ये आफ्टर शॉक्स ऑलरेडी डैमेज बिल्डिंग के लिए एडिशनल डेंजर क्रिएट कर सकते हैं। एक बिल्डिंग जो पहले अर्थक्वेक में वीक हो चुकी हो वो बाद के स्ट्रॉन्ग ट्रेमर में और डैमेज हो सकती है। इसी वजह से अथॉरिटीज लोगों को डैमेज बिल्डिंग्स में वापस जाने से बचने की एडवाइस देती हैं, और अफेक्टेड एरियाज में लोगों के लिए सबसे मुश्किल चीज ये है कि उन्हें नहीं पता होता कि नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग झटका कब आएगा। सुनामी की वार्निंग क्यों दी गई? अब अर्थक्वेक के बाद एक और मेजर कंसर्न सामने आया है, सुनामी। क्योंकि अर्थक्वेक समुद्र के पास आया और अथॉरिटीज ने सुनामी के पॉसिबिलिटीज को सीरियस लिया, सुनामी वार्निंग इशू की गई। कोस्टल एरिया में लोगों को अलर्ट किया गया और इवैक्यूएट मेजर्स शुरू किए गए। लेकिन यहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। सुनामी वार्निंग का मतलब ये नहीं होता कि एक ह्यूज सुनामी ज़रूर आएगी। वार्निंग प्रिकॉशन के लिए भी इशू की जा सकती है। इस अर्थक्वेक के बाद वार्निंग लेटर लिफ्ट कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एरियाज में रिलेटिवली स्मॉल सुनामी वेव्स रिकॉर्ड हुई हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई वीडियो मिले जिसमें क्लेम हो कि इंडोनेशिया में एक जायंट सुनामी ने सब कुछ बहा दिया, तो उस क्लेम को बिना वेरीफाई किए बिलीव मत कीजिए। एक्चुअली सिचुएशन अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड की वजह से ऑलरेडी बहुत सीरियस थी। रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्थक्वेक के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करना इजी नहीं था। सबसे पहले डैमेज रोड को क्लियर करना था। लैंडस्लाइड ने कई रूट्स ब्लॉक कर दिए। कुछ एरियाज तक नॉर्मल व्हीकल का पहुंचना मुश्किल था। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी थी और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज खुद भूकंप से अफेक्टेड हुई। मोमेर में कुछ पेशेंट को डैमेज मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से आउटडोर ट्रीट करना पड़ा। रेस्क्यू टीम रूबल के अंदर सर्वाइवर को सर्च कर रही हैं और अथॉरिटीज ने थाउजेंड ऑफ इमरजेंसी पर्सनल को रेस्पॉन्स ऑपरेशन में डिप्लॉय किया है। लेटेस्ट ड्यूटर्स रिपोर्ट के मुताबिक 3500 से ज्यादा मिलिट्री और पुलिस पर्सनल रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में डिप्लॉयड हैं। यानी एक तरफ रेस्क्यू वर्कर सर्वाइवर को ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ आफ्टर शॉक्स और अनस्टेबल बिल्डिंग का डेंजर बना हुआ है। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक इतनी कॉमन क्यों है? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडोनेशिया ही बार बार भूकंप का शिकार क्यों होता है? इसका जवाब है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे एक्टिव टेक्टोनिक रीजन में से एक पर लोकेटेड है। अर्थ की आउटर सरफेस एक सिंगल सॉलिड पीस नहीं है, ये कई बड़े टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइडेड है। ये प्लेट बहुत स्लोली मूव करती रहती हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है, कोलाइड करती हैं, या एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है तो इनॉर्मस एनर्जी बिल्ड हो सकती है, और जब ये एनर्जी सडनली रिलीज होती है तो अर्थक्वेक आता है। इंडोनेशिया के आसपास कई टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्ट करती हैं, इसी वजह से इंडोनेशिया में अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी रिलेटिवली कॉमन है। क्या ये 1992 वाले फ्लोर्स अर्थक्वेक की याद दिलाता है? फ्लोर्स रीजन अर्थक्वेक के लिए पहले भी ट्रेजेडी देख चुका है। 1992 में फ्लोर्स के पास 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप और सुनामी आया था। उस डिजास्टर में अराउंड 2500 लोगों की जान गई थी। 2026 का अर्थक्वेक भी पुरानी ट्रेजेडी की याद दिला रहा है, लेकिन दोनों इवेंट को एग्जैक्टली सेम कहना सही नहीं होगा। हर भूकंप की डेप्थ, लोकेशन, फोल्ट, मूवमेंट और सराउंडिंग ज्योग्राफी अलग होती है। इसीलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड देखकर दो अर्थक्वेक के डैमेज को कंपेयर नहीं किया जा सकता। 2026 के अर्थक्वेक में भी शैलो डेप्थ, लैंडस्लाइड और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ने सिचुएशन को सीरियस बनाया था। क्या और बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है? ये सवाल नेचुरली हर अफेक्टेड पर्सन के माइंड में होगा, लेकिन अर्थक्वेक के केस में साइंटिस्ट
एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि नेक्स्ट अर्थक्वेक एग्जैक्टली कब और कितनी मैग्नीट्यूड का होगा। आफ्टर शॉक्स एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जरूर 1 और 7 या 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा। इसीलिए अथॉरिटीज का फोकस अभी प्रिडिक्शन से ज्यादा प्रिपेयर्डनेस और रेस्क्यू पर है। डैमेज बिल्डिंग से दूर रहना, ऑफिशियल इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन फॉलो करना और इमरजेंसी अपडेट पर नजर रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में अभी सिचुएशन क्या है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है रेस्क्यू, मेडिकल ट्रीटमेंट और अफेक्टेड फैमिलीज को शेल्टर, बेसिक सप्लाईज प्रोवाइड करना। थाउजेंड ऑफ पीपल अपने होम से बाहर है। कई रोड भी अभी लैंडस्लाइड और डिब्रीज से अफेक्टेड है। पावर सप्लाई को रिस्टोर करने का काम चल रहा है। इमरजेंसी टीम आइसोलेटेड कम्युनिटीज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और अथॉरिटीज प्रोविंस में इमरजेंसी डिक्लेरेशन कंसीडर कर रही है, जिससे रिसोर्सेज और फंड को और इफेक्टिवली मोबिलाइज किया जा सकता है। यानी डिजास्टर का इमीडिएट इम्पैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडोनेशिया में आए इस अर्थक्वेक की सबसे फ्राइटनिंग चीज सिर्फ 7.7 मैग्नीट्यूड नहीं थी, बल्कि उसके बाद हुआ चेन रिएक्शन था। अर्थक्वेक, आफ्टर शॉक, लैंडस्लाइड, ब्लॉक रोड, पावर आउटरेज, डैमेज हॉस्पिटल, हजारों डिस्प्लेड पीपल। एक नेचुरल डिजास्टर कितनी क्विकली एक नॉर्मल सिटी या विलेज की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इंडोनेशिया इसका एक पेनफुल एग्जाम्पल बन गया है। 15 अगस्त की सुबह जो लोग अपने नॉर्मल डेली रूटीन के लिए घर से निकले थे, उनमें से कई लोगों की जिंदगी कुछ ही सेकंड में बदल गई। किसी का घर खराब हो गया, किसी का अपना इंसान चला गया और हजारों लोग आज भी अपने घर से दूर टेम्पररी शेल्टर्स में रह रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 51 लोगों की जान जा चुकी है और 5,000 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस वक्त सबसे जरूरी चीज है अफेक्टेड फैमिलीज तक हेल्प पहुंचाना और उन एरियाज को रेस्क्यू टीम का पहुंचाना जहां रोड लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक है। अगर आपको सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई शॉकिंग वीडियो या क्लेम मिले तो उसे शेयर करने से पहले वेरीफाई जरूर कीजिए, क्योंकि डिजास्टर के वक्त सिर्फ अर्थक्वेक ही डैमेज नहीं करता, गलत इंफॉर्मेशन भी लोगों को फियर का बहुत बड़ा झटका देती है। इंडोनेशिया के अफेक्टेड फैमिलीज और रेस्क्यू टीम्स के लिए हम सिर्फ इतनी दुआ कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोग सेफ निकलें और रिलीफ जल्दी से जल्दी। ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।